माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्केमिस्ट कोचिंग एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। एस एंड टी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है और उसमें हमारा लेक्चर नंबर 23 है। क्लोराइड्स ऑफ फोर्थ ए एलिमेंट या भी इनसे क्लोराइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। अच्छा, केपी बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसका और जो फेडरल का टेक्स्ट बुक है उसमें मेनली फोकस किया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। सिलिकॉन के जो हमारे पास क्लोराइड है सिलिकॉन का, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और प्लम्बम के जो दो क्लोराइड्स यहाँ पे बनते हैं डाई क्लोराइड और टेट्राक्लोराइड, उनको फोकस किया गया है। तो केपी और फेडरल के टेक्स्ट बुक के हवाले से जितने भी पॉइंट्स उनके बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो बनता है, इनकी जो हमारे पास रिएक्टिविटी है या जो हम एक्सेप्शंस उनमें हैं उनको कवर करते हैं यहाँ पे। तो टॉपिक को कंप्लीटली कवर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, एक्सेप्शंस को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। क्लोराइड्स ऑफ पीरियड फोर्थ ए या क्लोराइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। फोर्थ ए हमारे पास कार्बन फैमिली भी हम उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्लोराइड्स। क्लोराइड्स क्या होते हैं? क्लोराइड्स दो दूसरे हमारे पास जो ग्रुप्स है वो भी बना सकते हैं। तो क्लोराइड्स कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्लोरीन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आया हो। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले NaCl, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सोडियम का क्लोराइड है, तो ये भी हमारे पास एक क्लोराइड है। तो क्लोरीन जिस एटम के साथ आ जाए और उसमें हमारे पास दो एलिमेंट हो, एक क्लोरीन हो और दूसरा हमारे पास क्लोरीन से हट के कोई दूसरा हो, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे क्लोराइड। और वो कंपाउंड जिसमें कंपाउंड हैविंग Cl-, जिसमें क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो, माइनस चार्ज, तो इस किस्म के कंपाउंड को हम कहेंगे क्लोराइड। तो जो फोर्थ ए एलिमेंट है ये जब क्लोरीन के साथ आ जाते हैं, फोर्थ ए जो एलिमेंट है ये जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड जब ये रिएक्ट हो जाते हैं क्लोरीन के साथ, तो नतीजे में जो कंपाउंड बनाएंगे उसको कहते हैं हम कार्बन फोर्थ ए क्लोराइड्स, या हम कह सकते हैं कार्बन फैमिली के क्लोराइड्स। तो फोर्थ ए जो हमारे पास क्लोराइड्स बनाते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास कार्बन है, फोर्थ ए में सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, जर्मीनियम दो क्लोराइड्स बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टेनम 10 जिनको हम कहते हैं 10, तो वो भी क्लोराइड्स बनाते हैं। प्लम्बम है, फिर हमारे पास लेड, वो भी हमारे पास क्लोराइड बनाते हैं। तो कार्बन के क्लोराइड्स हमारे पास, कार्बन का जो क्लोराइड है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड है, जर्मीनियम टेट्राक्लोराइड और जर्मीनियम डाइक्लोराइड, स्टेनम टेट्राक्लोराइड और स्टेनम डाइक्लोराइड। इसी तरह प्लम्बम डाइक्लोराइड और प्लम्बम टेट्राक्लोराइड हमारे पास फोर्थ ए क्लोराइड्स शुमार किए जा सकते हैं। सबसे पहले इनमें है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास एक कार्बन और 4 क्लोरीन पे मुश्तमिल होता है और ये कार्बन का क्लोराइड कंपाउंड है। इसको हम नाम दे सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा कहते हैं 4 को, तो एक कार्बन और 4 क्लोरीन। और यहां हम इसको अयूपिक नेम से भी इस तरह जान सकते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरो मतलब एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा और चौथा क्लोरीन, टेट्राक्लोरो। और एक कार्बन को हम मिथ कहते हैं, जो कि मीथेन का हम ये कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है, मीथेन से निकला हुआ है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन, तो ये इसका अयूपिक नेम है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन का हमारे पास क्लोराइड कंपाउंड है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है और बेस्ट सॉल्वेंट है नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका कलर नहीं होता, ये टॉक्सिक होता है और ये हमारे पास फ्लेमेबिलिटी इसमें नहीं होती, ये इनफ्लेमेबल है, सॉरी नॉन फ्लेमेबल है, मतलब ये कोई आग नहीं पकड़ता। जब हम इसको जो है ना स्पार्क दे दे या कोई शोला दे दे इसको, तो ये आग नहीं पकड़ता, डू नॉट कैचेस फायर। तो CCl4 में अगर हम देख ले तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है। वेट कर ले। तो यहां पे जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे, इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसकी बुनियाद पे हम CCl4 के स्ट्रक्चर को और इसके अरेंजमेंट को सही समझ सकते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, मतलब ये इसका वैलेंस शेल है ये। तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px 2py और 2pz में मिलके ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2px में एक और 2py में एक। अब ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट जिसमें 2
इलेक्ट्रॉन इस में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास px और py में होते हैं। अब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन में सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कार्बन हमारे पास यहाँ पे 4 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये असल में इस तरह होता है क्योंकि हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये जो जिस हालत में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन जब भी बॉन्ड बनाने लगता है तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से हटकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में इस तरह होता है कि जो ये 2s का इलेक्ट्रॉन होता है इसको बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के 2pz में चला जाता है। तो अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। एक इसमें हमारे पास s है, 2 इसमें एक है, 2px में एक है, 2py में एक है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास कार्बन के बॉन्ड बनाने की सलाहियत 4 हो गई। तो अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, और ये इसका कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। तो अब इस एक्साइटेड स्टेट में यहां पर एक क्लोरीन आएगा, यहां पर दूसरा क्लोरीन, यहां पर तीसरा क्लोरीन और यहां पर चौथा क्लोरीन। लेकिन डायरेक्टली क्लोरीन नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्लोरीन आने के लिए सबसे पहले कार्बन को एक अमल से गुजरना होता है जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा अपने ऑर्बिटल्स में तो खुद ही अपने आप में हाइब्रिडाइजेशन का अमल करेगा विद इन इटसेल्फ। तो इसमें क्या होगा, एक एस और 3p आपस में मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें सिर्फ p का कैरेक्टर नहीं होगा, जिसमें सिर्फ s का कैरेक्टर नहीं होगा, s और p का अलग अलग कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि s और p का मिलके जो है ना हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इन सब का हमारे पास मिक्स कैरेक्टर होगा। इनकी शेप अलग जैसी एक जैसी होगी, इनकी साइज एक जैसी होगी, इनकी एनर्जी एक जैसी होगी। तो जो बॉन्ड बनेंगे वो भी हमारे पास सेम एनर्जी के और सेम स्ट्रेंथ वाले और सेम स्टेबिलिटी के होंगे। तो इसमें हमारे पास एक s और 3p मिलकर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज बना लेते हैं ऑर्बिटल जो बनते हैं। मतलब ये कि इस राउंड शेप का होता है, ये px है, ये py है, ये pz है, ये मिलके हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनते हैं sp3 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 sp3। ये एक sp3 है, ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है और ये चौथा sp3 है। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। अब कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जो है रेडी हो चुका है। इसके लिए एक क्लोरीन आएगा, इसके लिए दूसरा क्लोरीन, इसके लिए तीसरा क्लोरीन और इसके लिए चौथा क्लोरीन, और मिलके हमारे पास CCl4 बना लेते हैं। किस तरह देख ले यहाँ पे। अब कार्बन के जो हमारे पास ये ऑर्बिटल है ये sp3 है और हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस sp3 के लिए क्लोरीन का p ऑर्बिटल आ जाता है, इस sp3 के लिए दूसरी क्लोरीन का p ऑर्बिटल आ जाता है, इस क्लोरीन sp3 के लिए क्लोरीन का p ऑर्बिटल आ जाता है और इस sp3 के लिए क्लोरीन का जो हमारे पास p ऑर्बिटल है वो आ जाता है। अब ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग हमारे पास फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। तो हमारे पास नतीजे में CCl4 बन जाता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड और 4 क्लोरीन कार्बन के साथ मिल जाते हैं और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास 2 क्लोरीन के दरमियान में 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंगल होगा। और इसमें हमारे पास कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ d से हम उसको डिनोट करते हैं, वो होगा 1.77 एंगस्ट्रम, या हम कह सकते हैं 177 पेकोमीटर, 177 पेकोमीटर। फिर है हमारे पास यहाँ पे ये क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या विड्रॉ कर लेता है, ये अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, ये अपनी तरफ और ये अपनी तरफ। तो कार्बन पे ओवरऑल +4 चार्ज आ जाएगा। तो CCl4 में हमारे पास कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और जो CCl4 होता है वो हमारे पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये है हमारे पास CCl4 के स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत और खुसूसियत। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी या हाइड्रोलिसिस। CCl4 वाटर के साथ किस तरह अपने आप को रिएक्ट करता है या उसमें किस तरह डिसॉल्व होता है, या आया होता भी है या नहीं होता।
तो CCl4 डू नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। CCl4 वाटर में जो है ना अनरिएक्टिव रहता है, मतलब इसके साथ वाटर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना वो वाटर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर में। रीजन क्या है? सबसे जो पहला रीजन है वो हमारे पास है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब CCl4 की जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं एक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्पेस में, हवा में किस तरह मौजूद है, इस मौजूदगी को कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन CCl4 जिस तरह हवा में या 3 डायमेंशन में मौजूद है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये हिंडर करता है, रुकावट बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए कि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक कर ले कार्बन पर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर अटैक आसानी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहां पे जो क्लोरीन होते हैं, इनका क्लोरीन जो क्लाउड होगा वो काफी ज्यादा होता है, तो ये क्लोरीन क्लाउड कार्बन को छुपा देता है, बिल्कुल दरमियान में छुपा देता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर इस दरमियान वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर सकते। जब अटैक नहीं कर सकते तो यहाँ पे ये क्लोरीन वाले जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे ये रुकावट बनाएंगे, हिंड्रेंस करेंगे। इस फिनोमेना को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो H2O CCl4 को के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल को स्टेरिक हिंडर करते हैं, उनके लिए रुकावट बना लेते हैं कि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन तक पहुंचा दे। फिर भी अगर पहुंच भी जाए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन तक पहुंच भी जाए, कार्बन में हमारे पास डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो मतलब ये कि एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है क्लाउड ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो कार्बन की गिर्द है, दूसरा हमारे पास कार्बन में हमारे पास डी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, लेट्स सपोज चाहे वो p के हो चाहे वो d के हो, तो हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेंगे और उसमें रहकर बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन में, इस वजह से हमारे पास कार्बन हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ये 2 रीजन है हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं कर सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देख ले तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हम इंटेंस हीट देते हैं। जो वाटर होता है इसको हम स्टीम लेते हैं, स्टीम। यहां पे जो हम वाटर लेते हैं ये स्टीम होता है। मतलब ये कि CCl4 को अगर हम बहुत हाईली हीटेड स्टीम और या इंटेंस हीटेड स्टीम विद CCl4 अगर हम मिला ले स्टीम को CCl4 के साथ, तब कहीं ना कहीं चांस बन जाता है रिएक्शन का, और वहां पे हमारे पास COCl2 और 2HCl का फ्यूम बन जाता है, जो कि हमारे पास यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा और हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन भी पैदा होगा, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास HCl की प्रोडक्शन हो रही है। तो ये है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि क्लोराइड ऑफ कार्बन भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SiCl4, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हमारे पास नॉन पोलर है। अच्छा, ये नॉन पोलर क्यों है? इसकी हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री। जहां पे भी आप लोग देख लो कि किसी चीज की रेगुलर ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। उसकी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट, उसकी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट जीरो होगी। जब भी किसी चीज की ज्योमेट्री रेगुलर होती है वो हमारे पास नॉन पोलर होगा और उसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो होगी। रेगुलर ज्योमेट्री किस चीज को कहते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं जब एक सेंट्रल एटम से गिर्द सारे एटम सेम हो, सेम एटम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पे फिर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे एटम सेम होना चाहिए और सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ना हो तो जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी उसको हम कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री में हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो SiCl4 ना इस I में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ना इसमें कोई दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन के सिवा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट जीरो और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर कंसिडर होगा। फिर है हमारे पास लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है, कलरलेस लिक्विड है, लीविस एसिड है क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसमें हमारे पास d ऑर्बिटल जो होगा वो वैकेंट होगा,
डी ऑर्बिटल वेकेंट होगा और इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लीविस एसिड है वेकेंट 3d ऑर्बिटल की वजह से। एसआई हमारे पास इसमें सेंट्रल एटम है, जिस तरह हमारे पास कार्बन बिहेव करता है, उसकी एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह सिलिकॉन में भी जो है ना हमारे पास टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में सेंट्रल एटम सिलिकॉन है, सिर्फ कार्बन की जगह यहाँ पे सिलिकॉन आ जाता है, बाकी वही फिनोमेना होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इसमें होती है। स्ट्रक्चर किस तरह होता है, बिल्कुल हमारे पास कार्बन की तरह होता है, सिर्फ आपने कार्बन को रिप्लेस करके सिलिकॉन बना देना है, उसको कार्बन को रिप्लेस करके सिलिकॉन बना दो, जो सेम फिनोमेना होगा CCl4 में, बिल्कुल वही फिनोमेना हमारे पास SiCl4 में भी होगा। इसकी हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, जो हाइब्रिडाइज्ड होगा सिलिकॉन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और जो हमारे पास सिलिकॉन और क्लोरीन की जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी वो 2.02 एंगस्ट्रम होगी, या हम कह सकते हैं 202 पिकोमीटर, 202 पिकोमीटर। इसका जो हमारे पास शेप बनता है वो टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास CCl4 का बनता था, तो ये इसको कहते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 4 फेसेस वाला ज्योमेट्री, 4 एजेस वाली ज्योमेट्री। अच्छा, मजीद पढ़ते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किस तरह होता है, यहाँ पे ये वाटर के साथ किस तरह रिएक्टिविटी शो कर सकता है, तो ये हमारे पास वायलेंटली हाइड्रोलाइज बाय H2O, ये H2O के साथ मिलकर वायलेंटली हाइड्रोलाइज होता है, स्प्लिट होता है। लार्ज साइज, वजह क्या है, ये हाइड्रोलिसिस क्यों करता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, बड़ा मतलब ये कि जब हम देख लेना तो कार्बन का साइज तो छोटा होता था, इससे क्लोरीन के क्लाउड जो होते थे उसको पनाह कर देते, मतलब उसको छुपा दे देते, लेकिन सिलिकॉन बड़ा है, बड़ा, तो इसके गिर्द जो क्लोरीन होंगे वो थोड़े दूर चले जाएंगे, दूर। अब यहां पे दरमियान में गैप ज्यादा है, यहां पे दरमियान में गैप ज्यादा है, तो अगर वाटर की मॉलिक्यूल अटैक करना चाहे या वाटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना चाहे इसके डी ऑर्बिटल में, 3d ऑर्बिटल में, तो आसानी से इसको डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फिर ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस शो कर सकता है। तो पहला रीजन हमारे पास लार्ज साइज और दूसरा हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके साथ, जिसकी वजह से हमारे पास SiCl4 हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कर सकता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H2O का, वो आसानी से अटैक कर सकता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। वाटर यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे हमारे पास वाटर न्यूक्लियोफाइल है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल, जो 3d ऑर्बिटल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल पे आसानी से अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये SiCl4 लीविस एसिड है, और यहाँ पे H2O न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। ये किस तरह होता है, ये 2 स्टेप में होता है, देख लीजिए इधर। सिलिकॉन के साथ जब वाटर की मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सबसे पहले SiOH4 बना लेता है। SiOH4 हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास कोई फ्री रेडिकल नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो ये अनस्टेबल है, और साथ में हमारे पास 4HCl बनता है। जब ये अनस्टेबल है तो ये मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अपने आप को स्टेबल करेगा, तो SiOH4 से 2 वाटर की मॉलिक्यूल रिलीज होकर SiO2 बना लेते हैं, सिलिका, तो SiO2 बनता है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को अगर हम एड अप कर ले, जमा कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो चीज कॉमन हो उसको हम कैंसिल करेंगे, तो 4H2O और यहाँ पे 2H2O, तो यहाँ पे 2 रह जाएंगे, फिर SiOH4 और SiOH4 यहाँ पे कैंसिल होंगे। SiOH4 को हम सैलिसिक एसिड भी कह सकते हैं, जो कि हमने ऑक्सी एसिड ऑफ पीरियड 3 में मुकम्मल इसके डिटेल के साथ इसका लेक्चर बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो, किस तरह हमारे पास पीरियड 3 के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ऑक्सी एसिड होते हैं, और वो किस तरह रिएक्टिविटी शो करते हैं वाटर के साथ। कंप्लीट एक जामे वो है टॉपिक है। तो यहाँ पे जो बच जाता है SiCl4, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी बच जाता है SiCl4 और 2 H2O मॉलिक्यूल रह गए यहाँ पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे बच जाता है SiO2
और यहाँ पे फिर हमारे पास 4HCl बन जाता है। तो हमारे पास जो नेट रिएक्शन होगा, नेट एक स्टेबल रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास ये होगा कि SiCl4 2H2O के साथ मिलकर SiO2 और 4HCl बना लेते हैं। ये टू स्टेप किस तरह होता है, यहाँ पे मैंने मैकेनिस्टिकली इसको शो करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आपको इसको यहाँ पे मैकेनिज्म के जरिए से समझा सकूं, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन होता किस तरह है, तो मैकेनिज्म के जरिए से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये Cl SiCl4 है, ये H2O के मॉलिक्यूल है। ये जब आ जाते हैं तो ये Cl और H जो है ना, यहाँ पे पहले जो है ना क्या होता है, पहले हमारे पास ये इस पे अटैक कर देते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल सिलिकॉन पे अटैक कर देते हैं इसकी d ऑर्बिटल पे, तो हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन और बॉन्डेड हो जाता है, मतलब इसके साथ बहुत ज्यादा बॉन्डेड आ जाते हैं बॉन्ड। तो ये ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए फिर यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन से बॉन्ड जो है ना ये टूट जाता है। फिर क्लोरीन इससे अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये क्लोरीन जो है ना यहाँ से अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास वाटर इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन जो है ना इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहाँ पे हमारे पास फिर H और O के दरमियान में और Si और Cl के दरमियान में बॉन्ड टूट जाएगा और H और Cl मिलके हमारे पास HCl बना लेगा, HCl। तो एक HCl बन गया और SiOH का बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक SiOH। दूसरा हमारे पास फिर यहाँ पे देख ले, मैं इसको थोड़ा ग्रीन मार्कर से शो करने की कोशिश करूंगा। ये दूसरा यहाँ पे तो HCl दूसरा निकल गया और दूसरा हमारे पास SiOH का बॉन्ड बन गया है। फिर अगर हम यहाँ पे देख ले, बॉन्ड टूट गए यहाँ पे भी तीसरा HCl यहाँ पे निकल गया और सिलिकॉन का हमारे पास OH तीसरा OH बन गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास तीसरा HCl है। और फिर अगर हम देख ले यहाँ पे तो ये हमारे पास H और Cl का बॉन्ड यहाँ पे भी टूट गया है और SiOH का हमारे पास चौथा बॉन्ड बन गया और यहाँ पे हमारे पास चौथा HCl। तो 1 2 3 और 4 HCl ये हो गए यहाँ पे पहले जो पहला स्टेप है। और SiOH एक, दूसरा OH, तीसरा OH और चौथा OH, SiOH4। तो SiOH वाला जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ये हमारे पास नतीजे में बन चुका है। अब ये SiOH अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ये अपने आप को स्टेबल करेगा किस तरह, ये OH इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे ये OH से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये H और ये OH मिलके हमारे पास H2O बना लेंगे और इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ये O सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये OH से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमारे पास H और H2O मिल जाएंगे और यहाँ पे इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो Si डबल बॉन्ड O H2O H2O। तो हमारे पास नतीजे में बन गया SiO2। ये है मतलब ये कि किधर गए, यहाँ पे SiOH4 से दो वाटर के मॉलिक्यूल चले गए, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री है भाई, एंजॉय कर ले। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे दो वाटर के मॉलिक्यूल रह गए, चले गए इस पे और यहाँ पे हमारे पास Si और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो SiO2 प्लस 2H2O। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो SiO2 होगा, जो कि हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम इसको कह सकते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इस किस्म का हमारे पास रिएक्शन शो कर सकता है सिलिकॉन वाटर में। इसके बाद हमारे पास है प्लम्बम डाइक्लोराइड और प्लम्बम टेट्राक्लोराइड। टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए माय डियर स्टूडेंट। अब आते हैं प्लम्बम डाइक्लोराइड और प्लम्बम टेट्राक्लोराइड, या भी कैसे क्लोराइड्स ऑफ प्लम्बम। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे सिलिकॉन के टॉपिक में एक पॉइंट रह गया है। कार्बन के अलावा हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम ये कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनमें हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और उन वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ हमारे पास लिगेंड अप्रोच करते हैं, लिगेंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिगेंड जब इनके गिर्द सराउंड हो जाते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो बिल्कुल सिलिकॉन भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अगर हम देख लें तो SiF4 जिस तरह SiCl4 है इसी तरह SiF4 भी हो सकता है। तो SiF4 की तरफ टू फ्लोराइड आयन जब अप्रोच करते हैं तो इनके साथ हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो d ऑर्बिटल जो होगा इसके
इसकी तरफ ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और नतीजे में हमारे पास SiF6 कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सिलिकॉन का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम जो होगा वो सिलिकॉन होगा और इसके गिर्द हमारे पास 6 जो है ना वो फ्लोराइड आयन होंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन का 6 होगा। अच्छा अब आते हैं प्लम्बम डाइक्लोराइड और प्लम्बम टेट्राक्लोराइड। तो PbCl2 इसमें हमारे पास प्लम्बम का चार्ज +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और PbCl4 में प्लम्बम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। PbCl2 में Pb का साइज बड़ा होता है, केटाइन साइज, जितना केटाइन साइज बड़ा होगा तो फेजन्स रूल के मुताबिक या फेजान रूल के मुताबिक उसमें आयोनिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेट करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, आयोनिक होगा वो। इसमें Pb+4 का साइज काफी छोटा होगा, काफी केटाइन, छोटा केटाइन का साइज जब होगा, हाई चार्ज जब किसी केटाइन पे होगा तो उसका साइज छोटा होगा और जब साइज छोटा होगा तो उसमें हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर होगा केटाइन, फेजान रूल के मुताबिक केटाइन जब स्मॉल होगा। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, नो IPE इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमारे पास स्पेरेंजली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, लेकिन ज्यादा सॉल्युबल है हॉट वाटर में। और ये सॉल्युबिलिटी जब शो करता है तो हमारे पास ये आयोनिक है। जब वाटर में हम इसको डालते हैं तो इनकी डिसोसिएशन होती है आयंस में, Pb+2 2Cl- एक्वियस सॉल्यूशन में हमारे पास हाइड्रेटेड आयंस बन जाते हैं, यहाँ पे इनकी सॉल्वेशन होती है। Pb+4 हमारे पास हाइड्रोलाइज होता है वाटर में, मतलब ये रिएक्टिविटी शो करता है वाटर के साथ। PbCl4 जब वाटर के साथ मिलता है तो हमारे पास PbO प्लम्बम ऑक्साइड बनाता है, जिसमें हमारे पास प्लम्बम पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और हमारे पास 4 HCl यहाँ पे बनते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास बेंड शेप होगा, वी शेप, बेंड शेप या वी शेप, यहाँ हम कहते हैं एंगुलर शेप। और PbCl4 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे हमारे पास 109.5 डिग्री हमारे पास यहाँ पे एंगल होगा। PbCl4 हमारे पास अनस्टेबल होता है। प्लम्बम जो होगा वो हमारे पास PbCl2 की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमारे पास +2 की फॉर्म में लोअर 4th ए ग्रुप मेंबर ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो प्लम्बम भी +2 की फॉर्म में स्टेबल होगा, लेकिन +4 की फॉर्म में ये अनस्टेबल होगा। PbCl2 is more stable than PbCl4। स्टेबिलिटी के ऑर्डर को अगर हम देख लें तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हमारे पास PbCl2 है। तो इस वजह से अगर PbCl4 होगा तो ये अनस्टेबल है, ये हमारे पास PbCl2 में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास प्लम्बम की जो क्लोराइड है ये भी कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। PbCl2 को अगर हम एक्सेस क्लोराइड आयन प्रोवाइड कर लें, क्लोरीन आयन अगर हम इसको दे दें तो PbCl3 होल पावर -1 इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर हम 2 क्लोराइड आयन इसको प्रोवाइड कर ले तो हमारे पास PbCl4 -2 हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो ये थी हमारे पास क्लोराइड्स ऑफ 4th ए एलिमेंट।